नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आइए सीधे तौर पर आज के हम करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें आज आपके लिए क्या हैं, नई हैं। ठीक है, और मैं पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को करते रहिएगा बेहतर ढंग से, ताकि कहीं कोई गलती आप लोग ना कर पाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले कल हमने पूछा था कि वागरुम्बा जो दोहू उत्सव है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका असम में। ठीक है, बोडो जनजाति के द्वारा, है ना? याद आया? चलिए, आज की पहला टॉपिक क्या है? उड़ीसा की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों पर आप एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछता है, चाहे बात 1857 के रेवोल्यूशन की हो या उसके बाद की हो। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में प्रश्न आता है, इसलिए जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में एक लिस्टिंग कर लीजिएगा कि कहां कहां से थे वो, कौन कौन से युद्ध आदि लड़ा उन्होंने और क्या कुछ उनकी खास प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, तो ये आप पढ़िएगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको टास्क देता हूं, होमवर्क देता हूं कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, जो भी हमारे हैं, ठीक है, उन सभी को आपको क्या करना है? पढ़ना है अच्छी तरीके से। ये आपको मैं देता हूं टास्क। आप स्पेक्ट्रम होगी आपके पास, एस के पांडे होगी या जो भी किताब आपके पास होगी, वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी, क्या कौन नाम है इनका? पार्वती गिरी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के आंदोलन में सराहनीय भूमिका निभाई थी अपने आप पे। 16 साल की उम्र में संभवतः जो है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दिया था अपने आप में। बहुत महान अपने आप में स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और उन्होंने देश की प्रगति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लगातार उन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए, जन्म इनका होता है 19 जनवरी 1926 को संबलपुर जिला उड़ीसा, संबलपुर जिला और उड़ीसा में। बचपन से ही सामाजिक कार्य और देशभक्ति की भावना से प्रेरित थी अपने आप में। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने उनका बड़ा योगदान है। गांधी जी के साथ में उनकी सक्रिय भागीदारी थी भारत छोड़ो आंदोलन में और गांधी जी के विचारों से कम उम्र में प्रभावित थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान उन्हें कारावास भी हुआ, जेल भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो जो है देश के आंदोलन में सक्रिय रही और देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने लगातार काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और जनसाधारण को उन्होंने आंदोलन से जोड़ा और महिलाओं की भूमिकाओं को और ज्यादा मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। गरीबों, असहायों, कुष्ठ रोगियों और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। इसी समर्पण के कारण उन्हें मदर टेरेसा ऑफ वेस्ट उड़ीसा भी कहा जाता है। इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए इनको मदर टेरेसा ऑफ वेस्ट उड़ीसा कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसे मदर टेरेसा ऑफ वेस्ट उड़ीसा के नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कि सर ये जो आपकी कौन है, क्या नाम है इनका? पार्वती गिरी, इन्हीं को कहा जाता है। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, सम्मान उड़ीसा सरकार ने कई सारे सम्मान दिए हैं। निधन इनका हो जाता है 17 अगस्त 1995 को। उनके योगदान को उड़ीसा और देश भर में स्मरण किया जाता है। अब इसी पर आ गया प्रश्न आपके। चलिए बताइए, ध्यान रखिएगा, ऐसे जो चीजें होती हैं, अब ये जो है शायद आपके पार्वती गिरी के बारे में शायद किताब में नहीं दिया होगा, संभवतः स्पेक्ट्रम में शायद नहीं दिया गया जहां तक मुझे याद है, लेकिन अब चूंकि जो है अभी चर्चाओं में है तो निश्चित तौर पर प्रश्न आपके एग्जाम बन सकता है। अब आप नहीं पढ़े रहेंगे करंट अफेयर्स, फिर कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सर पता नहीं कहां से आ गया एग्जाम, एकदम से बिल्कुल आग बबूले हो जाएंगे आप लोग। लेकिन आप करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी क्या होती है? भूल होती है ना? चलिए, पार्वती गिरी को किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी ऑफ उड़ीसा, मदर टेरेसा ऑफ वेस्ट उड़ीसा, भारत की लक्ष्मीबाई या फिर उड़ीसा की सरोजनी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हमने आपको बताया है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी कि मदर टेरेसा ऑफ वेस्ट उड़ीसा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है $4000 हो जाएगी। ये चर्चाओं में भी है। ठीक है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 2030 तक भारत, क्या 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $4000 हो जाएगी, जिससे भारत उच्च मध्यम आय वाला क्या हो जाएगा? देश बन जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। 19 जैन को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक के मौजूदा वर्गीकरण में भारत को चीन और इंडोनेशिया के साथ रखा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत को 10 खरब
डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे, लेकिन 2014 तक भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र 7 वर्षों में 20 खरब डॉलर और अगले 7 वर्षों में 2021 तक 30 खरब डॉलर तक पहुंच गई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी कि विगत एक दशक में हमने उतनी प्रगति कर ली है जितना कि हमने विगत 60 सालों में नहीं की थी। यह क्या है? यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह चीज आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसका असर यह है कि इस समय हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ करके हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम क्या हो रहे हैं? अग्रसर हो रहे हैं। तो यह अपने आप में क्या एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि हम इसमें और आगे जाने की उम्मीद कर सकते हैं। और अभी हाल ही में आईएमएफ ने भी एक डेटा भी रिलीज किया है ना, जिसने उसमें कहा कि उसने अपनी भारत की विकास दर को शायद समथिंग 7.4 समथिंग करने का जो है अनुमान व्यक्त किया है। अभी परसों नरसों की रिपोर्ट है शायद ये। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हम लगातार जो है अपने आप को बढ़ा रहे हैं आगे और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। और ऐसे में रिपोर्ट जो है अपने आप पे पॉजिटिव संकेत देती है। ठीक है, चलिए 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 4 वर्षों में 40 खरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अगले 2 वर्षों के भीतर 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता के 62 वर्ष बाद 2009 में प्रति व्यक्ति आय $1000 थी, जो 2019 में दोगुनी होकर के $2000 हो गई है। 2026 तक इसके $3000 तक को पार करने की उम्मीद है। ये सारे आंकड़े इस बात का इंडिकेशन है कि हम लगातार अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करने का प्रयास कर रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि टॉप 1 इकोनॉमी में से एक हो जाएंगे अपने आप में। और उसकी सरकार लगातार काम कर भी रही है ना। हम अपने आप में हर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर में हम लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने आप पे। इसके ऊपर मैंने एक एसे कराया हुआ है ना, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, रिपोर्ट में बात कहेगी कि भारत की विकास दर मजबूती हुई है। वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि में भी इसकी प्रतिशत रैंकिंग 92 से बढ़कर के 95 पहुंच गई है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल हो गया अपने आप पे। ठीक है, चलिए अब इसी पर बन जाएगा प्रश्न अपने। अच्छा, ये जो अपना है ना, ये सारी बातें जो लिखी, अब जैसे आपके निबंध अगर कोई आता है आपके एग्जाम में, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इन आंकड़ों को जो है वहां पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, सारे आंकड़े यहां पर मेंशन कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई भी निबंध आपके एग्जाम में आता है तो चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? $3000, $4000, $5000 या $6000? क्या हो जाएगी? अभी हमने बताया है 2009 में $1000 थी, फिर 2 हो गई, अब 3 हो जाएगी। कब तक? 2026 तक है ना, $3000। संभवतः ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यही होगा। देखते हैं भाई, बिल्कुल सही बात। अरे रे नहीं ना भाई, $4000 ऐसे कैसे जी? नहीं, ये हो गया है रॉन्ग। इसमें जो है इसका बी होना चाहिए बॉस, ये रॉन्ग है। $3000 हो जाएगी ना। देखो भाई, यहां पे देखो कहां लिखा गया जी, इसको देखो 2026 तक इसके $3000 को पार करने की उम्मीद है। ठीक है, चलो ये पॉइंट देखो, इसी पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, इसी में ये मेंशन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके ऑप्शन करिए ए कर लीजिए। ठीक है, चलो एनडीआरएफ स्थापना दिवस अभी 19 जैन को मनाया गया। एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर जो रिलीफ फंड होता है अपने आप पे एक बड़े स्तर का काम करता है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको जो स्थापित किया गया था। ठीक है, आप इसको जानते भी होंगे। और मंत्रालय ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पर खूब प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। आपदा प्रबंधन एक टॉपिक है ना आपके पीसीएस में, पेपर 3 में, आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन में ये पूछता है आपके एग्जाम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पूछता है, एनडीआरएफ पूछता है आपके एग्जाम में, एसडीआरएफ पूछता है, आपदा प्रबंधन के लिए चुनौतियां क्या हैं, सरकारी प्रयास क्या है, ये बहुत सारे फैक्ट पूछता है। इसलिए आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है अपने यहां पे टास्क 2 है आज आपका। ठीक है, टास्क 2 आपका आपदा प्रबंधन के टॉपिक को आप लोग एक बार अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपदा
प्रबंधन पर जो है आपके एग्जाम में निबंध भी लिखने के लिए आता है। तो प्री में भी यह महत्वपूर्ण है अपने आप पे, मेंस में भी महत्वपूर्ण है, और आपके जो है एसए के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। आपदा प्रबंधन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यह दरअसल प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य करता है कौन? एनडीआरएफ, ठीक है। और जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, आग हो गया, ये इनके सब पर काम करता है। अच्छा, एक बात और, ये जो भी आप आपदाएं देख पा रहे होंगे ना, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन और आग, यानी कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया और लैंडस्लाइड हो गया और फायर हो गया, इन सब पर जो है खूब प्रश्न आता है। जैसे आग में वनाग्नि पर खूब प्रश्न पूछता है, वनाग्नि पर, ठीक है, बहुत पूछता है। वन की अग्नि पर खूब प्रश्न बनता है, इस पर प्रश्न बनता है, चक्रवात पर, भूकंप पर, बाढ़ पर, इन सब पर प्रश्न बनता है। आप एक काम कीजिएगा, टास्क नंबर 3 तो यह है, इसी टास्क नंबर 3 के अंतर्गत इसमें इसको ऐड कर लीजिएगा कि यह आपदाओं में आएगी। तो ये सारे चीजों के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे भूकंप में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई अपने आप में, ठीक है। इसमें एक चीज छोड़ गई है, ज्वालामुखी, इसमें ज्वालामुखी प्लस और ऐड कर लीजिएगा, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी। क्लास के बाद क्या काम करना है? ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, आग, वनाग्नि, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। 3 प्रश्न, कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है इन्हीं टॉपिक से आपको आ जाएंगे, ज्यादा ही आ सकते हैं, मैंने मिनिमम बताया है आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अहम है। तो टास्क नंबर 2 में आप इसको क्या कीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो केमिकल और जैविक आदि जो आपदाएं होती हैं उन पर भी ये काम करता है, ठीक है। चलिए, संरचना की बात करते हैं अगर, तो एनडीआरएफ में विशेष रूप से प्रशिक्षित बटालियन शामिल होते हैं। यह बटालियन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीआरपीएफ और से ली जाती है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी से जवान इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, विशेषताएं क्या है? आधुनिक उपकरणों से लैस होती हैं, त्वरित प्रक्रिया क्षमता होती है, क्विक रिस्पांस टीम होती है इनके अंदर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपदा राहत अभियानों में भी एनडीआरएफ अपना काम आती है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया, कब? 19 क्या जैन है ना, 19 जनवरी। चलो, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो, दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी होगा। शिखर सम्मेलन का जो विषय है, इसमें एक लाइन छूट गई, चलो कोई बात नहीं। शिखर सम्मेलन जो होगा यानी कि जो दूसरा बौद्धिक शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसका थीम क्या है? सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व होगा अपने आप में, यह बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आज देखो, ये दूसरा बौद्ध शिखर सम्मेलन हो रहा है, लेकिन थीम कितनी अच्छी है? सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व होगा। लेकिन बौद्ध धर्म के नाम पर जो कुछ लोग राजनीति करते हैं अपने आप में, जो लोग बौद्ध धर्म के नाम पर, महात्मा बुद्ध के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं, वो लोग को इस थीम को पढ़ना चाहिए कि आपसी सामंजस्य और सह अस्तित्व की भावना से देश का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है, ठीक है। हमें किसी भी जाति, धर्म, मजहब को लेकर कोई भी टिक्का टिप्पणी या किसी प्रकार का मनभेद या मतभेद नहीं होना चाहिए। देश तभी बढ़ेगा जब सब लोग सुखी होंगे। इसीलिए बार बार कहा गया है, हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। इस भावना के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म पूरा का पूरा वेद पर आधारित है, ठीक है। चाहे अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे 4 सत्य हो, चाहे त्रिरत्न हो, या फिर कोई अन्य चीजें हो, चाहे 4 पुरुषार्थ हो, सब कुछ वेदों से लिया गया, कुछ अलग नहीं है, बस उसको थोड़ा सा आसान कर लिया गया। इसलिए बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार तेजी के साथ हुआ। हालांकि इसमें बौद्ध धर्म आगे निकल गया, जैन धर्म थोड़ा सा, इसकी रचना जो आदि थी वो संस्कृत पाली उसमें थी, प्रकृति में थे, तो थोड़ा सा कठिन हो गया अपने आप पे। लेकिन ये बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया अपने आप पे। लेकिन जो चीजें कुरालाघात करती हैं उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मंत्रालय ने बताया इसमें पॉलिटिक्स एक बड़ी खतरनाक चीज होती है। पॉलिटिक्स के नाम पर हम लड़ जाते हैं अपने आपस में, ठीक है। और कुछ लोग जाति और धर्म में बांटने के लिए बातें उन्हें पता नहीं होती, गलत तरीके से जो उनको बताया जाता है, भोली भाली जनता को गलत तरीके से बताया जाता है कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, और समाज में जो है एक जो वैमनस्यता होती है वो फैलती है और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। यह गलत बात है। मंत्रालय ने बताया कि इस विषय का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, क्या है इसका उद्देश्य? सामाजिक सद्भाव है। तो क्या हो रहा है? सामाजिक सद्भाव नहीं हो रहा है।
यही चीज जरूरी है। हमें कम से कम इस थीम पर ध्यान देना चाहिए कि बौद्ध धर्म के नाम पर जो चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, है ना। लोग गलत करते हैं इसमें बहुत ज्यादा। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने में बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता को बढ़ा देने। अगर बौद्ध धर्म को हम सही समझें, उसकी चीजों को सही ढंग से समझने का प्रयास करें, तो इससे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। माता बुद्ध ने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया, हमेशा सद्भाव का रास्ता अपनाया, और बौद्ध धर्म इसीलिए तो आगे बढ़ा क्योंकि हमने सबके के लिए काम किया, हमने सबके विकास के लिए काम किया और शांति का संदेश दिया। लेकिन आज हम अपने अपने जो भी धर्म है अलग अलग, हम उससे विमुख होते हुए चले जा रहे हैं। उसके मूल सिद्धांत को हम नहीं समझते हैं, हम अपने अनुसार चीजों को अपडेट करते हैं और आगे चलते हैं। किसी भी धर्म या किसी भी जाति के प्रति हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए, है ना। इस कार्यक्रम में विश्व भर के लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे और इसमें अलग अलग प्रकार के धर्मगुरु, राष्ट्रीय बौद्ध संघों के प्रमुख, प्रख्यात विश्व विद्वान और अनेक गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस समय में इस बात पर चिंतन होगा कि बुद्ध धर्म के मूलभूत मूल्य तकनीकी प्रगति के युग में नैतिक नेतृत्व, सामाजिक सद्भाव और सतत जीवन को कैसे प्रेरित कर सकते हैं अपने आप पे, यानी कि बुद्ध को हम कैसे अपने जीवन में उतारें। अगर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं तो बौद्ध के सिद्धांतों को अपने भीतर अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म अहिंसा की बात करता है। क्या आप अहिंसा को मानते हैं? क्या आप किसी जीवों की हत्या तो नहीं करते हैं? जीवों की हत्या न करना अपने आप में कहा गया है। बौद्ध धर्म, माता बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी? 4 अलग अलग उन्होंने घटनाएं देखी थी। क्या आपने उन बातों को सीखा? क्या आपने अपने जहन में उसको उतारा? शायद नहीं उतारा। या हिंदू धर्म में या किसी अन्य धर्म में जो उसके मूल सिद्धांत होते हैं, क्या हम उस मूल सिद्धांतों को अपनाते हैं? शायद हम नहीं अपनाते। इसीलिए हम बटे हुए हैं, इसीलिए हम जो है अलग धर्मों के बारे में नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं अपने आप में और चीजें गलत होती हैं। इसलिए सद्भावना होना चाहिए। विश्व गुरु बनना है अगर अपने आप में, तो सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग, किसी का धर्म ना ऊंचा है ना किसी का धर्म क्या है नीचा है, अपने आप में सब लोग बराबर है अपने आप में। ठीक है, चलिए सद्भाव की भावना अपने भीतर हमेशा रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। अहिंसा और शांति, बुद्ध धर्म और वैश्विक नेतृत्व, सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक अस्तित्व, करुणा और सतत विकास। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा है ये। सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सहानुभूति, आई थिंक हो जाएगा सी वाला। पेरियार का नाम सुना है आप लोगों ने? पेरियार का, पेरियार को कभी मत पढ़िएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी इज द राइट आंसर। बहुत गुड़गोबर कर रखा है इन्होंने। चलिए आइए, गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल क्या होता है? इतिहास पढ़ा करिए आप लोग, है ना। अपने संस्कृति परंपराओं को जानने का प्रयास करिए, किसने क्या गुड़गोबर किया है अपने आपके इतिहास में। कई बार क्या होता है कि हम गलत चीजों को पढ़ने पर गलत रास्ते पर चल जाते हैं। इसलिए अच्छा इतिहास पढ़ें, एक ऑथेंटिक लिटरेचर को पढ़ने का प्रयास करें। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया आप मान लीजिए, है ना। ये सब आप लोग युवा यूथ हैं, कल को आप अधिकारी बनेंगे तो आपके भीतर नैतिकताएं और मूल्यों का समावेशन होना आवश्यक है। और जब तक आपके भीतर व्यवस्था होगी तो आप नहीं कर पाएंगे भीतर का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल, ये क्या है? चर्चाओं में अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल राज्य में महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या इसका उद्देश्य है? महिला स्वयं सहायता समूहों, ठीक है, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक बाजार तक उपलब्ध कराने का ही क्या उद्देश्य है? गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग, नाम से तो फेमस है डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको एक एप्लीकेशन के माध्यम से जो है क्या कराना है, जो है मार्केटिंग उनकी करनी है अपने आप पे। अब तक SHG के माध्यम के उत्पाद स्थानीय हाटों या सीमित भौतिक बाजारों तक ही सीमित रहते थे, जिससे उनकी आय क्षमता प्रभावित होती थी। अब क्या होगा? बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर इनके उत्पादों को पहुंचाया जाएगा। या पोर्टल SHGs को ऑनलाइन सूचीकरण, प्रचार, ब्रांडिंग और विपणन यानी कि मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें। यह पहल न केवल महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, बल्कि डिजिटल समावेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रभावित करती है। और वैसे भी इस समय हम लोग क्या काम कर रहे हैं? डिजिटल अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे हैं। किस पर? डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था। आपके निबंध में और आपके मुख्य परीक्षा में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रश्न बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? डिजिटल इकोनॉमी। इस पर एस से आप क्या सकते हैं? अभी आरओ का एग्जाम देने वाले होंगे आप लोग, पीसीएस का एग्जाम देंगे, बीओ का एग्जाम देंगे,
तो यहां पर डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी पर प्रश्न बन सकता है। मैंने अपने एसए वाले सेक्शन में कराया हुआ है ना, पीसीएस के बैच में, आरओ के बैच में, बीओ के बैच में। क्यों भाई, हो आप लोग बैच में? कराया है ना मैंने इस सबको, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। चलो ये भी टास्क है आपका, इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बताइए प्रश्न आप लोग। अगर जितना मैं कहता हूं कितना करते चलेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए डिजिटल मार्केटिंग और बाजार तक पहुंच प्रदान करना। दूसरा, केवल गृहलक्ष्मी योजना के तहत नगद हस्तांतरण को ट्रैक करना। सी, राज्य में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नई लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करना। डी, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कृषि उत्पादों की ऑनलाइन नीलामी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बॉस? बहुत आसान है, अभी तो हमने बताया आपको। देखो ऐसे एक प्रश्न जो होते हैं, जो ऐसे टॉपिक होते हैं, वो जरूर आता है एग्जाम में। भले ही वो अदर स्टेट का क्वेश्चन है, लेकिन आएगा जरूर आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप नोटिस कर लीजिएगा बिल्कुल। गृहलक्ष्मी जो आपका पोर्टल है, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यही तो होगा, कुछ और होगा? यही होगा। सोरेगन एआई पार्क अभी चर्चाओं में है। तमिलनाडु सरकार ने भारत की प्रमुख एआई स्टार्टअप, ठीक है, सर्वम एआई के साथ साझेदारी कर सोरेगन एआई पार्क स्थापित करने की घोषणा कर दी है। इस पहल का मूल उद्देश्य भारत के लिए संप्रभु, अच्छा संप्रभु वाले होगा, ओके ओके ओके, संप्रभु, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता विकसित करना है, ठीक है, जिसमें डेटा मॉडल, कंप्यूट और निर्णय प्रणालियां भारत की कानूनी और रणनीतिक नियंत्रण में क्या रहे अपने आप में। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि संवेदनशील राष्ट्रीय डेटा, भाषा मॉडल और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी विदेशी नियंत्रण या निर्भरता आधारित ना हो। यह पहल दरअसल भारत के डिजिटल संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित एआई पार्क में भारत केंद्रित फाउंडेशन मॉडल, भारतीय भाषाओं के लिए एलएलएम्स और सार्वजनिक हित उपयोग मामलों पर एआई समाधान विकसित किए जाएंगे अपने यहाँ पे। तो ये खास चीज है जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए बताइए प्रश्न आप लोग, इस पर क्या हो जाएगा? इसको पढ़िए और मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चलो बताओ भाई, क्या होगा इसका उत्तर? बताओ, तुरंत बताओ, पढ़ो फिर बताओ मुझे, क्योंकि ऐसे जब आप बताओगे कोई चीज तो आपके दिमाग पर रहेगी लंबे समय तक, है ना। चलिए, अच्छा एक न्यूज आप लोग के लिए कि अभी 26 जनवरी के अवसर पर आप लोग के लिए कई सारे कोर्सेज में छूट है अपने यहाँ पे, ठीक है। चाहे पीसेस का बैच हो, लोअर पीसेस का भी बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लोअर पीसेस का बैच हो गया, यूपी पीसेस का बैच हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का बैच हो गया, बीओ का बैच हो गया, पीसेस का बैच हो गया, आरओ 2026 का बैच हो गया, पीसेस प्री की टेस्ट, मेंस की टेस्ट, सारी चीज चल रही हैं। और उसके लिए आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर, ठीक है, 860444, ठीक है, 09201 पर, ठीक है, 8604440921 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहां पर जो भी कोर्स आपको लिखना उस कोर्स का नाम लिख करके और आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 जैन जो है रिपब्लिक डे पर जो है आपको सामने एक विशेष ऑफर जो है आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप ले सकते हैं। लोअर पीसेस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, पीसेस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। चलिए आइए, बाकी अन्य कोर्स पर भी ऑफर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सी इज द राइट आंसर, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने। फेंग रिवर को दुनिया की सबसे पुरानी प्रवाहमान नदी, ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर का दर्जा भी इसको मिला है। हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार दरअसल ये जो नदी है अपने आप में इसको दुनिया की सबसे पुरानी फ्लोइंग रिवर के रूप में देखा गया है। सबसे खास बात इसकी यह है कि ये कई सारी जगहों पर क्या होती है, शुष्क एरिया में बहती है। इसके अलावा कई बार भूमिगत भी हो जाती है, उसके बाद पुनः ऊपर उठती है और लगातार ये कई करोड़ वर्ष पहले से ये फ्लो में है। हालिया अध्ययन यही बताते हैं कि जो गंगा है या अमेज़न नदियां आदि हैं, ठीक है, ये नदियां इससे बाद की नदियां हैं। हालांकि ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। गंगा नदी अपने आप में सबसे पुरानी नदी कही जाती है, ठीक है, लेकिन वही है, ठीक है। अब फॉरेनर रिसर्च अपने आप में अलग ही होती है भाई सब, है ना, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो रिसर्च हुई अपने आप में उनके माध्यम से इस बात सामने आई हुई है, ठीक है। फेंग रिवर का प्रवाह लगभग 35 से 40 करोड़
वर्ष पुराना है, 35 से 40 करोड़ साल पहले से है ये, इतना पुराना इसका फ्लो है, ये सब कही जाती है। ठीक है, यानी उस समय यह से बह रही है जब पृथ्वी पर डायनासोर भी मौजूद नहीं थे अपने आप पे। ठीक है, अत्यंत शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद भी पूरी तरह सूखती नहीं है। कई स्थानों पर इसका प्रवाह भूमिगत हो जाता है और फिर सतह पर उभरता है, जिससे यह नदी आज भी फ्लोइंग रिवर की श्रेणी में आती है। इसके विपरीत नील नदी, अमेजॉन या गंगा जैसी नदियां भूवैज्ञानिक रूप से अपेक्षाकृत नई मानी जाती हैं, जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी अपने आप में अनवरत है। ठीक है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से गंगा है अपने आप में, है ना, जिसका उल्लेख हर जगह पर मिलता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए प्रश्न इसमें से क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हाल ही में फ्लोइंग रिवर को दुनिया की सबसे पुरानी प्रवाहमान नदी, ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर के रूप में मान्यता दी गई है। इस नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और नील नदी की सहायक है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और लगभग 35 से 40 करोड़ वर्षों से प्रवाहमान मानी जाती है। यह नदी एशिया में स्थित है और हिमालय से निकलती है। डी ऑप्शन है, यह नदी पूरी तरीके से भूमिगत होकर के बहती है और सतह पर दिखाई नहीं देती है। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बोलो भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां भी है, चर्चाओं में है और निश्चित तौर पर पूछ सकता है। तो मुझे तो लगता है इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए जहां तक मुझे ऐसा लगता है ना, यही होगा। देखते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। अब आज आपके लिए प्रश्न है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। आज के ही प्रश्न, आज के ही टॉपिक में इसका उत्तर छिपा हुआ है, आप इसका उत्तर जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जैव विविधता केवल पारिस्थितिक संतुलन का आधार ही नहीं है, बल्कि सतत विकास और मानव अस्तित्व की अनिवार्य शर्त भी है। इस कथन के आलोक में जैव विविधता का महत्व, इसके समक्ष उत्पन्न प्रमुख खतरे और भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, इतना हमने आपसे प्रश्न पूछा था। आप लोगों ने उत्तर अगर लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है बॉस तो लिखा करिए, क्योंकि ये बहुत क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, जैव विविधता से आशय, अच्छा जैव विविधता टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता में जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे नेशनल पार्क आदि हो, चाहे इंस्टीट्यूट एक्सटीट्यू कंजर्वेशन हो, चाहे जैव विविधता की मैपिंग हो, सॉरी मतलब मापन हो, कुछ भी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैव विविधता से बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए आज ही क्या करिएगा, ये आपका होमवर्क है कि टास्क नंबर 4 में आप क्या करिएगा, जैव विविधता के टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो जैव विविधता से आशय पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों, प्राणियों, सूक्ष्मजीवों तथा पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता से है। यह न केवल प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है, बल्कि मानव जीवन, आजीविका और सतत विकास की आधारशिला भी है। अतः यह कथन पूर्णतः तर्कसंगत है कि जैव विविधता मानव अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल सही बात है ऐसा। उसके अलावा महत्व के बारे में बात करें तो महत्व के बारे में, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में यह अहम है। आर्थिक महत्व के अंतर्गत इससे हम अनेक प्रकार के सामान को प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, सब कुछ बेस्ट है इसी पर। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व बहुत होता है, जनजातीय जीवन, परंपराएं, लोक ज्ञान जैव विविधता से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिक महत्व है, इससे अन्य प्रकार के मेडिसिन और अन्य प्रकार की चीजें प्राप्त की जाती हैं। जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता के समक्ष प्रमुख खतरे भी हैं। कौन कौन से खतरे हैं? वनों की कटाई और आवास विनाश हो रहा है, बहुत खतरा है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मीकरण हो रहा है। अवैध शिकार और जैव संसाधनों की अधिदोहन हो रहा है। प्रदूषण हो रहा है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां आ रही हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण हो रहा है, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैसे कि जैव विविधता अधिनियम 2002 पास किया गया। संरक्षित नेटवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि बनाए गए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे प्रजाति विशिष्ट कार्यक्रम चलाए गए। राष्ट्रीय वन नीति और ग्रीन इंडिया मिशन चलाया गया। पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत हमने जैव विविधता संधि की और CITES जैसे कार्यक्रम हमने चलाए हैं अपने यहाँ पे। तो ये क्या है, जैव विविधता को संरक्षित करने के क्या है प्रयास है अपने यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, निष्कर्षतः क्या कहेंगे कि स्पष्ट है कि जैव विविधता केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि मानव जीवन, आर्थिक समृद्धि और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की कुंजी है। इसके संरक्षण हेतु नीति निर्माण, तकनीकी उपायों के साथ साथ में जन भागीदारी और सतत जीवन शैली को अपनाना अनिवार्य है, तभी सतत विकास का लक्ष्य क्या हो पाएगा, अपने आप में साकार हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, संभवतः आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई इब्बट होता तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा 26 जनवरी के अवसर पर बहुत सारे कोर्सेज पर हमारे छूट है। लोअर पीसेस और पीसेस पर क्या है 50% का डिस्काउंट है। इसके अलावा जो अदर हमारे कोर्सेज हैं
ठीक है, उन पर भी डिस्काउंट अच्छा खासा चल रहा है। उसके लिए आप निसंकोच आप हमें उस कोर्स का नाम लिख करके आप हमें 8604409201 पर आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं, या फिर ऑफिस के जो दो अलग नंबर है आप उन पर भी मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट हो गई। बाकी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको यहां पर दी गई है। पीसीएस का बैच बहुत अच्छा हमारा है। पीसीएस के बैच लेने के बाद आप चाहे लोअर की तैयारी करें, चाहे आप आरओ की तैयारी करें, चाहे किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, आपको बड़ा बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये छोटी सी अपडेट है जो मैंने आपको दिया है, संभवतः अब आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई भी डाउट होता है सीधे इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के बस इतना ही, कल मिलेंगे। बाकी जो है जो ऑफर चल रहा है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आज के बस इतना ही, मिलेंगे कल हम लोग। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।